हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल स्वेट एकेडमी। तो हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इसका वेटेज की अगर हम बात करें तो एसएससी जेई, स्टेट जेई, आरआरबी जेई, अब इसका ईयर वाइज ईयर वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सिलेबस को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का पीडीएफ और आपका जो वीडियो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से अपना रेगुलर स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को अगर हम बात करें तो डिप्लोमा में इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से, PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। यहां पर हम सिलेबस की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, और एक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो इसको डिग्री होल्डर भी अपने डिग्री में दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं और डिप्लोमा में भी ये दो पार्ट में पढ़ते हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। चलिए वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाटर डिमांड, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर लोकेलिटी को पानी सप्लाई करना होता है, ट्रीटेड वाटर सप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम सप्लाई तो तब कर पाएंगे, ट्रीट तो तब कर पाएंगे जब हमें पहले ये पता हो कि टोटल वाटर की डिमांड कितनी है, वहां पर पानी की जरूरत कितनी है, और वो जरूरत एक पर पर्सन बोले या पर कैपिटा अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके बिहाव पर वहां की लोकेलिटी में जितना पॉपुलेशन होगा उसको मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वाटर सप्लाई मिल जाता है। टोटल कितना पानी सप्लाई करना है, टोटल डिमांड कितना है, ये आपको मिल जाता है। इसीलिए हमारा सबसे पहला चैप्टर है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। एक चीज और बेटा, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर पॉपुलेशन, कि जो फ्यूचर में, अब आप समझो कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज आप डिजाइन करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो डेली डिजाइन होगा, वो आने वाले 30 इयर्स के लिए आप डिजाइन करेंगे। अब अगर आने वाले 30 इयर्स के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं तो पॉपुलेशन तो एवरी ईयर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मे बी डिक्रीज, बट जनरली क्या होता है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट एक टाइम के बाद फेल हो जाए। इसीलिए हम लोग पहले फ्यूचर का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई आने वाले 30 सालों में कितना पॉपुलेशन पहुंच जाएगा जिसके लिए पानी को ट्रीट कर पाए हमारा आज का लगाया हुआ ट्रीटमेंट। इसीलिए यहां पर प्रेजेंट पॉपुलेशन को नहीं, फ्यूचर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और फ्यूचर पॉपुलेशन हमेशा पास्ट पॉपुलेशन के बिहाव पर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को प्रिडिक्ट तभी किया जा सकता है जब उसका पास्ट ईयर डेटा आपके पास हो। जब आप वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करके टोटल डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई वाटर का टेस्टिंग करना होता है आपको कि कितना ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें आता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब इन स्टैंडर्ड की बात करें तो इन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कौन डिसाइड करता है। एक पॉइंट और यहां पर समझ लीजिए, जो भी हम मैनुअल पढ़ेंगे वो मैनुअल कैसे डिजाइन होता है, कैसे काम करता है। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, यहां पर लिख देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा सेंट्रल पब्लिक एनवायरमेंटल, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CPHEEO। ये हमारा
मैनुअल जिसको आप कोड बोलते हो या कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, तो ये हम लोगों को एक मैनुअल डिसाइड करके दे देता है। अब वाटर सप्लाई के लिए मैनुअल अलग है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अलग है, इसका मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए मैनुअल अलग है। ये जो मैनुअल है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या है, मैनुअल देना। और इस मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना डिजाइन करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं या अपनी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसको डिटेल में आप बोलेंगे तो मैं नेम लिख भी देता हूं, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर हम लोग डिजाइनिंग जो भी करेंगे इस मैनुअल के अकॉर्डिंग करेंगे। जनरली अगर मैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहां पर जो हम मैनुअल पढ़ते हैं वो IS 10500 2012, ये 2012 में रिसेंट अपडेट हुआ था। तो जो वाटर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो 2012 के पहले और थे, चेंज हुए थे। वो कुछ क्वेश्चंस होता क्या है कि 2012 से पहले बने हुए हैं और उनके आंसर 2012 के कोड के पहले दिए हुए हैं, तो उसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल कुछ आंसर हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। स्टैंडर्ड में कुछ चेंज हुआ था, कहाँ कहाँ चेंज हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे इसी से पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोड हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो बेटा ये किसके लिए है? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है, या वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए हम बात करेंगे। अब आते हैं अपने वापस सिलेबस पर। ये बीच में एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कहाँ से मैनुअल क्या पढ़ना है। जब वाटर की टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड पता कर लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि भाई ट्रीटमेंट, पानी को कितना ट्रीट करना है ये पता चल गया। अब उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें वाटर भी लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं? वो कौन से वाटर का आप क्वालिटी चेक करेंगे? रो वाटर का, और रो वाटर का ही आप ट्रीटमेंट करेंगे, रो वाटर ट्रीटमेंट। चलिए, ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद पानी को सप्लाई करना है। पानी को सप्लाई करना है तो कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो उसका भी हम लोगों का एक पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम बनाते हैं कि भाई आपको कौन सा किस पैटर्न में पानी को सप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली हमारा नेक्स्ट टास्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सिलेबस की अच्छी बात यह है कि ये उसी सीक्वेंस में सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं जिस सीक्वेंस में इसकी जरूरत होती जाती है एज एन इंजीनियर। भाई पहले टोटल डिमांड पता करना है, फिर पानी का टेस्टिंग करना है, उसके बाद टेस्टिंग करके पता चल गया कितना ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट करने के बाद पानी को सप्लाई कर देना है। तो मेजरली हम 4 यूनिट्स पढ़ेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। जब पानी सप्लाई हो जाता है तो पानी सप्लाई होने के बाद क्या होगा? वाटर वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग वाटर जब वेस्ट हो जाता है तो वेस्ट होने के बाद पानी कहाँ जाएगा? सीवरेज सिस्टम में जाएगा। तो यहां से हमारा स्टार्टिंग हो जाता है वेस्ट वाटर का, क्योंकि अब जो रो वाटर था जिसको हमने ट्रीट करके सप्लाई किया था, अब वो वेस्ट हो चुका है, उसका क्वालिटी लेवल चेंज हो चुका है, क्योंकि एक बार वो यूज हो चुका है। आप पानी को पीते हो तो एज एन यूरिन फिर रिलीज करते हो आप, तो उसमें फिर जितना भी केमिकल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट चेंज हो जाएगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो सस्पेंडेड सॉलिड है, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि अब पानी वेस्ट हो गया, और वेस्ट होने के बाद सबसे पहले पानी कहाँ जाता है? बेटा सीवरेज सिस्टम में जाता है। तो डिजाइन ऑफ सीवर, इसमें पहला चैप्टर हमारा क्या आता है? डिजाइन ऑफ सीवर। अब जब
सीवरेज सिस्टम डिजाइन कर लिया तो इससे पानी कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जब पहुंचेगा तो बेटा ट्रीट करने से पहले फिर से हमें एक बार टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी, या आप डायरेक्ट ऐसा लिखें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी हमारे पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से हमारे वाटर का, भाई बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है? अभी सिलेबस है तो आप इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होगा, बट इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ, ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है? ये हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो उनका पहले स्टडी करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले एडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इससे हम लोग ओवरऑल वाटर का क्वालिटी डिसाइड कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा वाटर, वेस्ट वाटर क्वालिटी हो जाएगा, वेस्ट वाटर क्वालिटी। इन इसके बिहाव पर हम वेस्ट वाटर क्वालिटी को डिसाइड कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करके, और बाकी जितने भी हमारे टेस्टिंग पैरामीटर हैं उनके बिहाव पर अब हमने डिसाइड कर लिया कि वेस्ट वाटर जो है उसका क्वालिटी लेवल क्या है। वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, इनको स्टडी करके हमने पानी का टेस्टिंग कर लिया, और ये वाटर कौन सा है बेटा? वेस्ट वाटर है। उसके बाद हमें पता चल गया कि इस वाटर को कितना ट्रीट करना है। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर क्या होगा? इसमें से कुछ सॉलिड जो आपका वेस्ट वाटर है वो अलग हो जाएगा, कुछ सॉलिड अलग हो जाएगा। तो यहां से ट्रीटमेंट के टाइम पर कुछ तो आपका जो है एक तरीके से आप इसको बोलिए एफ्लुएंट, जो बाहर निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, जिसको वापस आप जो है ट्रीट नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट डिस्पोज ही करना होगा। एक तो वो आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा सॉलिड वेस्ट। तो जब सॉलिड वेस्ट और एफ्लुएंट मिलेगा उसको हमने डिस्पोज करना है। डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, कहां कहां कर सकते हैं, तो वो सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक का नेम हो जाएगा डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट। ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक भी है, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, क्योंकि दो ही फॉर्म में यहां से वेस्टेज बाहर निकलेगा ट्रीटमेंट प्लांट से, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म होगा वो एफ्लुएंट है। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है लिक्विड फॉर्म में उसको एफ्लुएंट बोलते हैं, और जो ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर करता है उसको इन्फ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जब हमने इसको डिस्पोज भी कर लिया तो ओवरऑल हमारा जो है ये वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब इससे अलग हमें एक टॉपिक और एडिशनल पढ़ना होता है बच्चे, वो क्या है हमारा? एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। इसको मैं यहां तक बाइंड कर देता हूं। फिर हमारा एक टॉपिक आता है अलग से, एयर पोल्यूशन, और फिर आता है एक आपका नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, इस तरीके से पूरा ये हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर होता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं जिसमें वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, एक तो बेटा रो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ज़्यादातर। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एसएससी के लिए बात करें हम, और वो भी मेंस एग्जाम के लिए बात करें, तो ये टॉपिक जो है डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रो वाटर ट्रीटमेंट हो गया, तो जहां पर मैं थोड़ा स्टार मार्क कर रहा हूं, इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इन पर हम जो है ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका सिलेबस। अब इस सिलेबस के बाद जो है हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। चलिए, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पहला चैप्टर है हमारा, वाटर डिमांड एंड
पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यानी कि इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इन दोनों का एक बार हम मतलब समझ लेते हैं। मेन पर्पस क्या था हमारा? मेन पर्पस था बेटा हमारा टोटल डिमांड कैलकुलेट करना, टोटल वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड। ये कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हमें पर पर्सन का डिमांड पता चल जाए और वहाँ का पॉपुलेशन पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं उस लोकेलिटी के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, पर कैपिटा डिमांड डिसाइड करते हैं और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पॉपुलेशन से तो ये जो पॉपुलेशन होगी ये कौन सा पॉपुलेशन होगा? फ्यूचर पॉपुलेशन। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि हम लोग यहाँ फ्यूचर पॉपुलेशन लेंगे, क्योंकि बेटा ट्रीटमेंट प्लांट की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसकी पहले कैपेसिटी डिसाइड की जाती है कि ये कितना पानी ट्रीट कर सकता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट को हम प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाएंगे, आने वाले 30 साल में जो पॉपुलेशन पहुंच सकता है उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट प्लांट एप्लीकेबल हो जाए, उसके लिए हम डिजाइन करते हैं उसकी कैपेसिटी को। इसीलिए हमें जरूरत होती है फ्यूचर पॉपुलेशन की। और फ्यूचर पॉपुलेशन को पता करना वो होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। वो क्या होता है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। अब इसको हम लोग जो डिसाइड करेंगे, इसको जो हम लोग डिसाइड करेंगे पर कैपिटा डिमांड को, ये डिमांड भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे हम बात करें तो ये है क्या टोटल? ये है वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पर्पजेस, फॉर वेरियस पर्पजेस, अलग अलग पर्पज से। ये पर्पज हम अलग अलग पढ़ेंगे, डोमेस्टिक पर्पज से, इंडस्ट्रियल पर्पज से, फायर फाइटिंग पर्पज से। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की हम डिमांड पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो बेटा इस टोटल डिमांड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? एक वाटर डिमांड यानी पर कैपिटा डिमांड एस्टिमेट करेंगे, दूसरा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। समझ आया? तो सबसे पहले अब हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन को, यानी कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब इसमें हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अगेन यहां से आपको पता चल गया पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब इसके अगर हम मेथड्स की बात करें तो बेटा यहां पर दो टाइप के मेथड्स होंगे। एक तो मेथड होगा यहां पर आपके मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड्स, और दूसरे टाइप के मेथड होंगे यहां ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड में हम लोग कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? एक मेथड पढ़ेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड। दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तीसरा पढ़ेंगे हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और इसमें लास्ट मेथड होता है मैथमेटिकल रेट ऑफ डिक्रीज मेथड। जो हमारी ग्रोथ रेट होती है वो अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, हमारा पास्ट ईयर का जो पॉपुलेशन डेटा है अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो उसमें कौन सा मेथड हम लोग पढ़ते हैं? रेट ऑफ डिक्रीज मेथड, रेट ऑफ डिक्रीज
मेथड। ठीक है, अब इसी में एक मिनट बेटा, अब ये ग्राफिकल मेथड को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, और एक पढ़ते हैं हम लॉजिस्टिक कर्व मेथड, और इसी का दूसरा नाम है एस कर्व मेथड, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व मेथड है। ये रिसेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पॉपुलेशन को जो एस्टिमेट करने वाले हैं हम, ये टोटल जो है 7 मेथड्स हैं जिनके बेहाव पर हम एस्टिमेट करेंगे। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके एसएससी जेईई एग्जाम में या फिर इवन एई जेईई एग्जाम में, सभी एई जेईई एग्जाम की बात कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल मेथड तो सभी पढ़ने ही है, बट ग्राफिकल मेथड में हमारा ये इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, क्योंकि ये रिसेंट मेथड है और इसमें भी हम सभी मेथड्स को पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 सारे मेथड्स को देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं। हर एक मेथड अपना अलग कंडीशन के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। हर एक मेथड यहां पर एक अलग कंडीशन के लिए अच्छा रिजल्ट देता है कि अगर ऐसा कंडीशन है किसी सिटी का तो ये मेथड बेटर रिजल्ट दे पाएगा, ऐसा कंडीशन है तो ये बेटर रिजल्ट दे पाएगा। तो इस टाइप से 1 बाय 1 अब इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। नंबर 1, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। कौन सा? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस मेथड का यूज आप समझ लीजिए। ये मेथड बेटर रिजल्ट देता है एक लार्ज सिटी के लिए और एक स्टैब्लिश सिटी के लिए। यानी ओल्ड सिटी ओल्ड हो चुकी है, स्टैब्लिश हो चुका है, वहां का पॉपुलेशन अब बहुत हाई रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। इससे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि जब कोई भी सिटी बनती है तो सबसे स्टार्ट में उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। इसका मतलब उस सिटी का जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसके पीछे रीजन ये है, किसी एरिया में अगर कोई नई सिटी डेवलप की गई, नई कॉलोनी डेवलप की गई, इस एग्जांपल को आप समझ सकते हैं, तो वहां पर लैंड प्राइस लो होता है। जब लैंड प्राइस लो होता है तो सभी लोग वहां पर लैंड को बाई कर सकते हैं, तो सब लोग एक साथ वहां पर माइग्रेट करते हैं, ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, और नई सिटी में सभी लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं कि भाई हम लोग वहां पर ये काम कर सकते हैं, वहां पर देखो हॉस्पिटल की जरूरत भी होगी, शॉप्स की जरूरत भी होगी। तो वहां पर एक, अगर हम बात करें, करियर अपॉर्चुनिटी भी जुड़ जाता है, लैंड प्राइस भी लो होता है, तो ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा लोग वहां पर माइग्रेट कर जाते हैं एक दूसरी जगह से। और यहां पर जो हम पॉपुलेशन एस्टिमेट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर सिटी का कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, किसी भी सिटी के, जब वो सिटी बस रहा था तो इनिशियल स्टेज में तो ग्रोथ रेट हाई रहा, बट धीरे धीरे बढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया। अब वहां का लैंड प्राइस भी हाई होने लगा, तो सभी लोग खरीद भी नहीं सकते, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी भी वहां खत्म होती चली गई, तो ग्रोथ रेट स्लो हो गया। तो ये जो रिजल्ट देता है, ये स्लो ग्रोथ रेट के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब अगर कोई सिटी लार्ज है, ये एप्लीकेबल है या बेस्ट रिजल्ट देता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है?
सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये अच्छा रिजल्ट कब देगा, इस मेथड को कब यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल फॉर लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड सिटी। एस्टैब्लिश्ड सिटी, इसके लिए ये बेटर रिजल्ट देता है। ये बेटर रिजल्ट देता है। इस मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड में हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं, जो आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। बट इस मेथड के की पॉइंट्स क्या हैं कि हम लोग वी फाउंड पॉपुलेशन इंक्रीज। कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज 2010 में पॉपुलेशन 10,000 था और 2020 में पॉपुलेशन 15,000 हो गया, तो एक डिकेड में या बोले 10 सालों में कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज, कितना इंक्रीज आया, 5,000 का, 5,000 का। 10,000 से 15,000 पहुंचाए तो कितना इंक्रीज हो गया, 5,000। इस डेटा की यहां जरूरत होती है। अब इसमें जो हम लोग इंक्रीज जो ग्रोथ रेट लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं, जबकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। आप समझो 2010 से 2020 तक जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज किया होगा, क्या 2020 से 2030 में भी उसी रेट से इंक्रीज करेगा? क्या 2030 से 2040 में उसी रेट से इंक्रीज करेगा? तो ये तो एक हाइपोथेटिकल डेटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो जहां तक का हमें पॉपुलेशन पता होता है, जो हमारे लिए लास्ट नॉन पॉपुलेशन होती है, जैसे अभी हम बात करें तो अभी तक का हमारे पास पॉपुलेशन डेटा कहां तक का हो सकता है, सपोज 2021-22 तक का हो सकता है। तो यहां तक का पॉपुलेशन डेटा नॉन है हमारे लिए। इससे आगे 50 साल का अगर हम देखने लगे तो हम लोग इस मेथड में ये अज्यूम करके चलते हैं, ये हमारा अजम्पशन है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, कहां से, फ्रॉम लास्ट नॉन पॉपुलेशन, लास्ट नॉन पॉपुलेशन। अगर इसका मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला की बात करूं कि भाई एक जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो होगा कि n डिकेड्स लेटर आपको जो पॉपुलेशन चाहिए वो लास्ट नॉन पॉपुलेशन जो है, जैसे 2020 का पॉपुलेशन नॉन है, अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा इसको, प्लस n इंटू एक्स बार। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ये x बार क्या है। बेटा ये x बार जो है, ये कलर यूज कर लेते हैं, ये जो x बार है ये है एवरेज इंक्रीज। n है नंबर ऑफ डिकेड्स, क्योंकि हमारा सारा डेटा बेटा किस में चलता है, डिकेड्स में चलता है, क्योंकि आप भी देखते हो जो जनगणना होती है वो हर 10वें साल पे होती है, ठीक है ना। तो हमारा जो डेटा जो अवेलेबल है वो भी हमारा डिकेड्स में ही है, इसीलिए हमारे मेथड भी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो डिकेड्स में करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड्स कब से, आफ्टर लास्ट नॉन पॉपुलेशन। पी नोट क्या है, लास्ट नॉन पॉपुलेशन। इन सब चीजों को मैं एक डेटा के अंदर आपको दिखाऊंगा। लास्ट नॉन पॉपुलेशन है अभी तक का, ये क्या है, फ्यूचर पॉपुलेशन है।
आफ्टर n decades, आफ्टर n decades, कहां से? फ्रॉम, जहां तक का पॉपुलेशन आपको पता है, फ्रॉम लास्ट नॉन पॉपुलेशन। ये हमारा पूरे तरीके से मेथड होता है। इस मेथड के डेटा को अगर मैं देखूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं मैं। देखो, अब अगर हम बात करें तो थोड़ा एग्जांपल देके बता देता हूं। यहीं पर, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ईयर है और ये हमारा पॉपुलेशन है। ये ईयर, ये पॉपुलेशन। अब मान लेते हैं 1950, 1960, 1970, 1980, और हमसे पॉपुलेशन बोला गया कि भाई पॉपुलेशन बताइए आप 2000 कितने 30 साल बाद, मान लेते हैं 2010 का पॉपुलेशन हमें बताइए। तो ये पॉपुलेशन मान लेते हैं 5000 था, ये पॉपुलेशन मान लेते हैं 10,000 था, ये पॉपुलेशन मान लेते हैं 15,000 था, ये सपोज 20,000 पहुंचा। अच्छा, डेटा को थोड़ा अलग ले लेते हैं यहाँ से, फिर कांस्टेंट ग्रोथ रेट जो है आपको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको सपोज जैसे हम 12,000 ले लेते हैं, तो 7 का यहाँ चेंज आया और 12 से हम 18 यहाँ ले लेते हैं और फिर 23 हम यहाँ ले लेते हैं कि पॉपुलेशन थोड़ा कम चेंज हुआ, और यहाँ पर हमें पॉपुलेशन बताना है। तो 2010 में पॉपुलेशन बताना है, और 1950 में 5,000 पॉपुलेशन था, 1960 में जो है 12,000 था, 1970 में 18,000 था। इस तरीके से पॉपुलेशन डेटा पास्ट ईयर का हमें दिया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमें समझो अपने इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए एक एवरेज इंक्रीज। तो अगर मैं यहां पर एक इंक्रीज डेटा एस्टिमेट करने लगूं, तो आप ही बताइए एक डिकेड में कितना इंक्रीज हुआ है। 5,000 से 12,000 पहुंचा है, इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 5,000 से 12,000, ये पहुंचा है 7,000। 7,000 इंक्रीज हुआ है, तो ही ना 12,000 पहुंचा है। अब 12 से 18,000 पहुंचा है, तो बेटा ये कितना इंक्रीज हुआ होगा? 6,000। 18,000 से 23,000 पहुंचा है, तो ये कितना? 5,000 इंक्रीज हुआ होगा। अब आप समझो, ये हमारा जो एक्स बार है, जो एवरेज इंक्रीज हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा? 7 और 6 13, 13 और 5 18। 7 और 6 13 और 5 18, 18 डिवाइडेड बाई 3। तो ये एवरेज हमारा कितना हुआ है? 6,000 पर डिकेड इंक्रीज हुआ है। 7 और 6 13 और 5 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 6,000। तो हर एक डिकेड में एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है साहब? 6,000। अब हमें कितने डिकेड्स लेटर बताना है। सोचो, 1980 से 2010 तक कितने डिकेड हो गए? यहां से सीधे सीधे 2 डिकेड तो 2000 तक हो गए, और 1 डिकेड यानी 3 डिकेड्स लेटर आपको 30 साल बाद चाहिए। 3 डिकेड हो गए, 3 डिकेड, इसका मतलब 30 साल बाद, 30 इयर्स। अब अपने इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमें बेटा पॉपुलेशन कब चाहिए? हमें चाहिए पॉपुलेशन चाहिए कितने डिकेड्स लेटर? 3 डिकेड लेटर। इसका मतलब 2010 में, 2010 में पॉपुलेशन चाहिए। तो बेटा लास्ट नॉन पॉपुलेशन हमारे लिए क्या बन गया? सोचकर बताना। लास्ट नॉन पॉपुलेशन हमारा क्या था? ये हमारा लास्ट नॉन पॉपुलेशन है क्या नहीं है? जो अभी तक का सबसे लास्ट जो हमें पता था, तो इसको हमने क्या बोल दिया है? पी नोट। ये हमारा क्या है? पी नोट। ये 3 डिकेड जो हैं, यही हमारा क्या बन जाएगा? एन डिकेड्स। एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स। अब यहां पर हम देखें तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला क्या है?
पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी नोट लास्ट नोन पॉपुलेशन कितना है बच्चे? 23,000। लास्ट नोन पॉपुलेशन क्या है हमारा? 23,000 प्लस कितने डिकेड्स लेटर चाहिए हमें? 3 डिकेड्स लेटर चाहिए, 3 डिकेड बाद। कहां से? फ्रॉम लास्ट नोन पॉपुलेशन। एन को देखो, नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टर लास्ट नोन पॉपुलेशन। लास्ट नोन पॉपुलेशन 23,000 था, 23,000 के बाद कितने डिकेड्स बाद? 3 डिकेड बाद। तो ये कितना हो गया हमारा? एन का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई हर एक डिकेड में एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चे? 6,000। 6,000 हर एक डिकेड में इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 18 और 23 टोटल देख लो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। 18 36 41,000 होना चाहिए ना भाई, सीधा सीधा 18,000 प्लस 23,000, हाँ 41,000। तो बेटा 2010 में ये जो पॉपुलेशन होगा ये 41,000 पॉपुलेशन होगा। तो इससे आपको पता चल गया। अब ये वाला मेथड एप्लीकेबल कब है? ये वाला मेथड एप्लीकेबल कब है? अभी आपको बताया कि जब भी ओल्ड सिटी हो या ग्रोथ रेट स्लो हो गया हो। ग्रोथ रेट स्लो तभी होता है जब वो सिटी स्टैब्लिश हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या बताया कि भाई वहां पर लोग स्लो रेट से माइग्रेट करते हैं। पॉपुलेशन किस बात, फ्यूचर पॉपुलेशन किस बात पर डिपेंड करती है? एक बात और यहां पर लिख देते हैं कि फ्यूचर पॉपुलेशन किस बात पर डिपेंड करती है। ये अलग से आप नोट बना के लिख लेना बेटा। फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो किस बात पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर 1। नंबर 1 होता है बेटा बर्थ रेट, नंबर 2 होता है डेथ रेट, और नंबर 3 होता है बेटा माइग्रेशन रेट। तो ये माइग्रेशन रेट जो है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। भाई आप समझो, जो बर्थ रेट है, एक लिमिटेड लोगों का बर्थ हो रहा है और एक लिमिटेड लोगों का डेथ हो रहा है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। बट उस लोकेलिटी में लोगों का आना और जाना ये बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। बहुत ज्यादा लोग आ भी सकते हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री आ गया, पता चला 1 लाख एम्प्लॉय आ गया, तो 10 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ? 10 दिन के अंदर क्या हुआ? 1 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया। जबकि नेचुरली बाय बर्थ रेट देखें या बाय डेथ रेट देखें तो वो इतना बड़ा चेंज नहीं आता। इसीलिए थर्ड टाइप का रेट आपका कौन सा है? माइग्रेशन रेट। और ये माइग्रेशन रेट ही न्यू सिटी और ओल्ड सिटी में जो ग्रोथ रेट को चेंज करता है। तो बेटा जो सिटी भर गई है वहां पर लोग अब नहीं जा सकते हैं, लैंड प्राइस हाई हो गया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया है, तो वहां पर लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वहां पर माइग्रेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो वहां का माइग्रेशन रेट कम हो जाता है। सो दैट ये मेथड जो एप्लीकेबल है वो आपका एक लार्ज सिटी के लिए बोले और इस्टेब्लिश्ड सिटी के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड नंबर 2 मेथड पढ़ते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड की। बेसिकली ये मेथड जो है एक न्यू सिटी के लिए बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि कोई भी जब नई सिटी बनती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां की पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि ये जो बेटर रिजल्ट देता है या जो ये एप्लीकेबल है वो किसके लिए है? ये एप्लीकेबल है भाई, एप्लीकेबल उसी के लिए होगा ना जिसके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। किसी भी फॉर्मूले से हम क्या चाहते हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले और इसको हम वहीं पर अप्लाई करें। सो दैट एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल फॉर न्यू सिटी, न्यू सिटी आप कर सकते हो, न्यू सिटी बोलो और यंग सिटी एंड यंग सिटी। यंग सिटी का मतलब है कि अभी वो स्टैब्लिश हुई है, यंग सिटी।
इसमें होता क्या है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो तो कांस्टेंट रहती है, बट जो पॉपुलेशन डेटा है वो कंपाउंडेड होता है। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहां बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बेटा ग्रोथ रेट तो हमेशा कांस्टेंट ही लेना है, तभी आप आने वाले डिकेड्स में एक फिक्स ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, बट इसके अंदर पॉपुलेशन डेटा जो है वो कंपाउंडेड होता है। देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू। अब पहले हम लिख देते हैं कि एप्लीकेबल फॉर न्यू सिटी एंड यंग सिटी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। दूसरा, इस मेथड में क्या कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड में क्या हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें पता करना होता है, वी फाउंड ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट, हर एक डिकेड का ग्रोथ रेट देखेंगे। दूसरा, इस मेथड में जो पॉपुलेशन डेटा है वो कंपाउंडेड होता है। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगते जाता है ना, और पैसा बढ़ते जाता है, इसी तरीके से यहां पर पॉपुलेशन डेटा कंपाउंडेड होता है, पॉपुलेशन डेटा कंपाउंडेड होता है। एंड ग्रोथ रेट क्या होता है बच्चे, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। ये ध्यान दीजिए, जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहता है, बट पॉपुलेशन डेटा कंपाउंडेड हो जाता है। कैसे कंपाउंड होता है वो आप देखिए। जैसे अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज का पॉपुलेशन पी नोट है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो पी नोट है, और एक एवरेज ग्रोथ रेट। अच्छा एक चीज और, इसमें जो ग्रोथ रेट है इसको आप यहां जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज ग्रोथ रेट करेंगे। और ये जो बेटा एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे ना, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन, ये जियोमेट्रिक मीन होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो फर्दर आगे देखेंगे। तो जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो हमारा सपोज आर है। एवरेज ग्रोथ रेट जो है हम यहां पर बोल देते हैं ये R% है। अब आप देखो कि 2020 में ले लेते हैं, अभी करंट में 2020 में जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन था वो हमारा कुछ रहा होगा। ये हमारा क्या था, इसको आप एग्जाम्पल कुछ ऐसे लें, 2000 पॉपुलेशन 2010 में लेते हैं, ये हमारा पी नोट था। 2020 में ये पॉपुलेशन P1 हो जाएगा, हर एक डिकेड का अपनी तरफ से ले रहे हैं। 2030 में ये पॉपुलेशन हमारा P2 हो जाएगा। अब आप समझो कि एवरेज ग्रोथ रेट जो है ये R% है पर डिकेड। हर डिकेड में, हर एक डिकेड के बाद कितना चेंज हो जा रहा है, R%। अभी मैंने केवल कितनी बात की है बच्चे, 2010 में पॉपुलेशन पी नोट था, 2020 में P1 हो जाएगा, 2030 में P2 हो जाएगा। तो ये कैसे चेंज हो रहा है इसको आप देखिए। ये इसकी बात करें तो जो 2010 में हमारे पास पॉपुलेशन था वो भी तो रहेगा, प्लस R% डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो केवल R हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पी नोट। अब आप समझो इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो प्लस साइन तभी तो आया है कि इतना 2010 में था। एक डिकेड में एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहा, R% रहा। उसको फ्रैक्शन में करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतने परसेंट और इंक्रीज होगा किसका, जो 2010 में पॉपुलेशन था। इतनी बात क्लियर हो गई। सेम थिंग अब अगर मैं P2 की बात करूं तो अब P2 केस में 2030 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा भाई, जितना 2020 में था, और 2020 में क्या था बच्चे, P1 प्लस एवरेज ग्रोथ रेट कितना,
एवरेज ग्रोथ रेट कितना, R%, किसका, P1 का। P1 का R% इंक्रीज हो जाएगा। P1 क्या है, 2020 का पॉपुलेशन का इतने % पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, प्लस जो 2020 में पॉपुलेशन था वो कैलकुलेट होके कहां जाएगा, 2030 में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2010 में पी नोट पॉपुलेशन था, जो भी रहा होगा, तो 2020 में कितना हो जाएगा, एक डिकेड में जितना ग्रो किया होगा प्लस प्रीवियस पॉपुलेशन, लास्ट नोन पॉपुलेशन। तो लास्ट नोन पॉपुलेशन पी नोट प्लस पहली पॉपुलेशन का कितने % इंक्रीज हुआ है, R%। ये क्या बन गया, 2020 का पॉपुलेशन। जब 2020 का पॉपुलेशन पता चल गया तो 2020 का पॉपुलेशन प्लस कितने % हर डिकेड में इंक्रीज होगा, एक डिकेड में R% इंक्रीज हुआ, किसका, 2020 की पॉपुलेशन का। तो आपको पॉपुलेशन मिल गया 2030 का। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं 2040 का पॉपुलेशन P3 क्या हो जाएगा, अब आप ही बताएंगे। P2 पॉपुलेशन प्लस R% जो 2030 का पॉपुलेशन रहा होगा उसका इतना % इंक्रीज हो जाएगा, R%। अब क्या मैं इस P1 की जगह, इस P1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझना आप थोड़ा ध्यान से, मैं डेटा को कंपाउंड बता रहा हूं कि कैसे डेटा कंपाउंड होगा। अगर मैं यहां से P1 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, P2 कॉमन ले सकता हूं यहां से, ये भी 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, P नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, बस कॉमन लिया है। अब आप समझो, अगर मेरे पास P1 का वैल्यू ये है तो इस P1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस P1 की जगह, बेटा देखो ध्यान से, इस P1 की जगह इस P1 को मैं कौन से डेटा से रिप्लेस कर सकता हूं, इस डेटा से। तो मैंने क्या किया, P1 को रिप्लेस कर दिया, जिसमें मैं, एक मिनट, मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, P1 की जगह P नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100, 1 प्लस आगे बचा हुआ 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100 लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो आप, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा। अब सेम थिंग यहां मैं क्या लिख सकता हूं, P2 की जगह मेरे पास कौन सा वैल्यू है, इस पूरे P2 का, आप यहां से देखेंगे इस P2 का ओवरऑल फाइनल वैल्यू ये है क्या नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। अब इस P2 को मैं रिप्लेस करूंगा कौन से डेटा से बच्चों, इस डेटा से। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, P नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई ये, और 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100, और एक आपका ये बचा हुआ है 1 प्लस, देखो। तो अब आप देख रहे हैं कि वही P नोट डेटा कंपाउंडेड होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है, कैसे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पावर 1, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसी को अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो P नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3। तो अब आप देख रहे हैं कि एक डिकेड के बाद टू द पावर 1 कंपाउंड हुआ है, 2 डिकेड के बाद, भाई 2010 के बाद 2030 में, आफ्टर 2 डिकेड में कितना कंपाउंड हुआ है, टू द पावर 2। 3 डिकेड के बाद
टू द पावर 3। इसी को अगर मैं एक एन डिकेड फॉर्मूले को जनरलाइज करने लगूं और मैं ये देखूं कि बेटा ये एन डिकेड लेटर कितना होगा, ये एन डिकेड्स लेटर कितना होगा, तो अब आप ही मुझे बताएंगे पी एन को क्या मैं लिख सकता हूं, पी नोट 1 प्लस R% डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया। तो ये है मेरा वो जनरलाइज फॉर्मूला जिसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे। ड्राइव हो गया, ये है जनरल। डायरेक्टली आप इसको भी याद करके अपना काम चला सकते हैं, इसको भी डायरेक्टली याद करके आप अपना काम चला सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्मूला आपके यूज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सर पी नोट चलो हमें पता होगा, गिवन होगा, कितने डिकेड के बाद, तो नंबर ऑफ डिकेड्स भी आपको पता होगा, पहले लिख चुके हैं। सर इस पूरे डेटा में R% और बता दीजिए कि एवरेज ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये और पता चल जाए तो फिर हम इस फॉर्मूले को इजीली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इसी को यहां पर देख सकते हैं, R% हमारा क्या था, पहले इसको लिख लेते हैं। ये है हमारा एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट। इस एवरेज ग्रोथ रेट को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1 बाई जियोमेट्रिक मीन, क्योंकि मीन वैल्यू ही लेना है, या फिर दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन से वैल्यू ज्यादा आता है, बट एज पर मेथड हम बात करें बेटा, एज पर मेथड बात करें तो हमें जियोमेट्रिक मीन ही लेना होता है। कोड में ये सजेशन दिया हुआ है, जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन से अगर आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होता है किससे, जियोमेट्रिक मीन से। इसीलिए इससे जो ग्रोथ रेट आएगी वो थोड़ा ज्यादा आएगा, जो कि सेफ रहता है। बट अगर मैं एज पर मेथड की बात करता हूं तो हमें हमेशा क्या लेना है बेटा, ओ सॉरी, अरे ये यहां नहीं, इसको मैं सेलेक्ट करके इधर ले आता हूं, एक मिनट बच्चों, इसको मैं यहां ले आता हूं, ये इसके लिए। बट हमें यूज कौन सा करना है, ये करना है, यूज फॉर मेथड। मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा यूज करना है, ये करना है। ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि इनमें से कौन सा मीन यूज करें। बेटा जब भी आप मेथड की बात करेंगे तो केवल और केवल ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। चलिए, अब बाय ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हमें फर्स्ट डिकेड में R1% था, फर्स्ट डिकेड में हमारा R1% था, दूसरे डिकेड में हमारा R2% था, तीसरे डिकेड में R3% था, फोर्थ डिकेड में हमारा R4% था। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन होता है सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और उसका पावर कितना हो जाएगा, ये कितने नंबर ऑफ डेटा है 4, तो टू द पावर 1/4। इसी तरीके से आप इसको और क्या लिख सकते हैं, R1% मल्टीप्लाइड बाई R2% मल्टीप्लाइड बाई, इस तरीके से करते करते RN जितना भी परसेंट रहेगा और उसके पावर 1/n। यहां n की जगह m लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई वो हमारा क्या था, n हमने वहां डिकेड्स लिया हुआ था, तो इतने परसेंट। तो जितने परसेंट भी आप जितने डेटा रहेगा आपके पास कर सकते हैं। ये ग्रोथ रेट होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जांपल और मैं आपको यहां दे देता हूं। तो R% का भी आपका कैलकुलेशन हो गया। अब मैं देखता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट। चलिए इसको भी देख लेते हैं साहब, हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट।
अभी हमारे पास क्या था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईयर, ये हमारा पॉपुलेशन, ये हमारा इंक्रीज, और बेटा इसी के हेल्प से हम लोग को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ रेट परसेंट में। जैसे 1970 में ये 5000 पॉपुलेशन एग्जांपल ले लेते हैं, 1980 में यही हमारा हो गया सपोज 12000 पॉपुलेशन, 1990 में यही हमारा पॉपुलेशन हो गया सपोज, ले सकते हैं कितना भी ले लो यार, 18000 ले लेते हैं। अब आप देखो बेटा इंक्रीज कितने का हुआ है, 7000 का, 7000 का। यहां पर इंक्रीज कितने का हुआ है, 6000 का, 12000 से 18000 पॉपुलेशन पहुंचा है। तो ग्रोथ रेट हमारा क्या बन जाएगा, ये R% अगर हम बात करें तो यही हमारा क्या बन जाएगा, 7000 पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, लेकिन किससे किया है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, 5000 से किया है, 5000 से। अच्छा थोड़ा सा डेटा जो है लेने को इससे भी आप ले सकते हो, 5000 के रेस्पेक्ट में तो कितने परसेंट, तो डबल से भी ज्यादा हो गया, जबकि ये एक रेलिवेंट डेटा नहीं है। एक काम करो, इसको ज्यादा मत करो, इसको आप कर लो बेटा 7000 कर लो, 5000 से 7000 और 7 से मान लेते हैं ये हमारा 10000। अब ये थोड़ा एक एग्जिस्टिंग डेटा लग रहा है और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 5000 से 7000 हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है, 2000, और ये कितना इंक्रीज हुआ है बेटा, 3000। चलिए थोड़ा एग्जिस्टिंग डेटा रहता है ना, तो प्रैक्टिकली माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो बेटा 5000 से पॉपुलेशन कितना पहुंचा है, 7000, कितना इंक्रीज हुआ है, 2000। 2000 किससे इंक्रीज हुआ है, 2000 किससे इंक्रीज हुआ है बेटा, 2000 इंक्रीज हुआ है 5000 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट डिकेड का ग्रोथ रेट बन जाएगा। इसी तरीके से आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 3000 किससे इंक्रीज किया है, 7000 से आगे बढ़ा है। तो बेटा 7000 के रेस्पेक्ट में 3000 इंक्रीज हुआ तो पॉपुलेशन कितना हुआ, 10000, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा क्या बन जाएगा, R2। इस तरीके से हर एक डिकेड का हमारे पास ये ग्रोथ रेट आ जाएगा, जिसको हमने यूज किया है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे ये आप R1, R2, R3, R4, तो इस तरीके से हम सारे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट हर एक डेटा को यहीं पर हमने एक एग्जांपल लेते हुए कैलकुलेट करना सीख लिया। तो ये हमारे कितने मेथड हो गए, 2 मेथड हो गए। तो अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ते हैं, कौन सा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सबसे पहली बात यह है कि इस मेथड को कहां यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, मेथड इज यूज्ड व्हेन सिटी इज अननोन, व्हेन सिटी इज अननोन, यानी कि नोन नहीं, अननोन। जब आपको यह ना पता हो, सिटी इज अननोन, अननोन का मतलब है, अननोन का मतलब है बेटा कि जब आपको यंग सिटी के ये आइडिया ना हो कि यार ये सिटी यंग है, यहां रैपिड ग्रोथ हो रहा है, या फिर ये सिटी लार्ज सिटी है, ग्रोथ रेट यहां कम हो रहा है, तो सिटी के बारे में जब आपको आइडिया ना हो कि टाइप ऑफ सिटी कैसा है, यंग है या ओल्ड है, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो सिटी इज अननोन, इसका मतलब हुआ नोट अबाउट ऐसा लिख सकते हो, डेटा नोट, और अच्छा लिखो, अननोन का मतलब सिटी इज ओल्ड और न्यू। जब ये डेटा आपके पास ना हो
तब आप सिटी आपके लिए अननोन हो जाएगा। दूसरा, ये जो है बेटा, ये रिजल्ट जो देता है ये किसके बीच देता है? दिस मेथड, पी रहे हैं अभी, रख दो इधर ये, दिस मेथड गिव्स रिजल्ट बिटवीन, कौन सा? फर्स्ट मेथड आपका अरिथमेटिक इंक्रीज एंड जियोमेट्रिक इंक्रीज। इन दोनों मेथड के बीच में ये रिजल्ट देता है। दिस मेथड गिव्स रिजल्ट बिटवीन अरिथमेटिक इंक्रीज एंड जियोमेट्रिक इंक्रीज। क्योंकि आप समझो, जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कैलकुलेट होके आएगा, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कैलकुलेट होके आएगा, वो क्या होगा? ये हायर वैल्यू हमेशा इससे आएगा, ये हमेशा हायर पॉपुलेशन देगा। ये क्या? ये लोअर पॉपुलेशन देगा, जो कैलकुलेट होके देगा। बट ये मेथड जो देगा, ये आपका इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगा। भाई आप इस मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन का, तो टोटल पॉपुलेशन कम आएगा। उसी डेटा के यूज करके इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा पॉपुलेशन आएगा। उसी डेटा को यूज करके अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगा। तो बेटा इस मेथड को हम हर एक उस जगह यूज करते हैं जहां पर सिटी के बारे में हमें पता नहीं होता है कि भैया ये ओल्ड है, न्यू है, क्या है। न्यू होगा तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक इंक्रीज यूज कर लेंगे, ओल्ड सिटी होगा तो डेफिनेटली हम अरिथमेटिक इंक्रीज यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सिटी के बारे में नहीं पता, किसी क्वेश्चन में सिटी के बारे में डेटा दिया ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज यूज कर लेंगे। अब इसमें कौन से डेटा की जरूरत पड़ती है? इसमें डेटा की जरूरत पड़ती है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है इंक्रीमेंट वी फाउंड इंक्रीमेंट ऑन इंक्रीज डेटा, कि भैया यहां पर जो डेटा इंक्रीज हुआ था उसके ऊपर फर्दर क्या इंक्रीमेंट हुआ है। वी फाउंड इंक्रीज ऑन इंक्रीज डेटा, ठीक है। अब इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला की बात करें तो n डिकेड्स लेटर आपको पॉपुलेशन चाहिए और प्लस n प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई बार, ये आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अब इसमें x बार का तो आप जानते हैं क्या है, एवरेज इंक्रीज है। बट y बार क्या है? अगर हम बात करें, ये हमारा पहले हम पढ़ चुके हैं, लास्ट नॉन पॉपुलेशन है। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ डिकेड्स लेटर हो गया। इतने डिकेड्स बाद में आपको पॉपुलेशन चाहिए। एक्स बार क्या हो गया? एवरेज इंक्रीज हो गया। और वाई बार क्या हो गया? ये हो गया एवरेज इंक्रीमेंट ऑन इंक्रीज, ठीक है। और ये क्या है बेटा? फ्यूचर पॉपुलेशन है। ये क्या है बेटा? फ्यूचर पॉपुलेशन है। कब? आफ्टर एन डिकेड्स। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड भी कंप्लीट होता है। अब इसमें एक मेथड और जो नेक्स्ट मेथड है आपका, कौन सा? रेट ऑफ डिक्रीज मेथड। फोर्थ इज रेट ऑफ डिक्रीज मेथड। तो बेटा अब हम लोग मेथड नंबर 4 देखेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज मेथड। बेसिकली सबसे पहला तो हम लोगों को देखना है कि ये
मेथड कहाँ सुटेबल है। होता क्या है कि कभी कभी पास्ट ईयर का डेटा ऐसा आपको मिल जाता है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज 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 होते जाता है। इसका मतलब 1970 से 1970 में ग्रोथ रेट कुछ रहा होगा, फिर 1980 में ग्रोथ रेट और कम हो गया, और कम होते चला गया। यानी डिकेड वाइज डिकेड हो क्या रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है बट एक कम रेट से बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है माइनस में चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो जब भी पॉपुलेशन ट्रेंड डिक्रीजिंग हो, डाउनवर्ड ट्रेंड हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, वहां पर यह मेथड सुटेबल होता है। तो बेटा यहां पर लिख लेते हैं पहला पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल when population growth rate shows a downward trend। इसका मतलब हुआ, एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रोथ रेट मान लेते हैं R1%, R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 25%, R2 आपका 21%, R3 18%, R4 कुछ भी ले लो 11%। तो हो क्या रहा है, पॉपुलेशन डिकेड वाइज डिकेड क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो पॉपुलेशन डेटा है वो क्या शो कर रहा है बेटा, वो शो कर रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो हो जाए किसी भी पॉपुलेशन डेटा में, तो वहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज मेथड। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, इसमें कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ एवरेज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पर आप देखेंगे कि पहला ग्रोथ रेट बेटा कितना था हमारा 25%, दूसरा ग्रोथ रेट था 21%। तो कितने की कमी आई, यहां पर आया 4% का कमी। फिर आगे कितना परसेंट का, 3% का कमी। फिर आगे कितने परसेंट का कमी आया बेटा, ये आया आपका कितना हो गया, ये 7 हो गया, 7% का कमी आया। तो ओवरऑल एक एवरेज अगर डिक्रीज देखें हम, एवरेज किस रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो 4 और 3 7 और 7 कितना हो गया 14 और डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग कितना हो गया एग्जैक्टली अगर हम देख लें तो 14 डिवाइडेड बाय 3, ये लगभग बैठता है 4.66%। तो हर डिकेड जो है, पर डिकेड इतना ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, एवरेज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। तो हर एक डिकेड में लगभग कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा, इतना डिक्रीज हो रहा है। अब यहां से अगर मैं नेक्स्ट जो ग्रोथ रेट है उसको कैलकुलेट करना चाहूं, तो इससे आगे जो ग्रोथ रेट आएगा, एक मिनट, अब अगर मैं देखूं बेटा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि यहां पर R5, अगर मैं R5 देखूं तो R5 कितना आ जाएगा, नेक्स्ट ग्रोथ रेट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आ जाएगा। लास्ट ग्रोथ रेट हमारे पास क्या है 11%, और आगे कितने की और कमी आ जाएगी, हर डिकेड में कितने का कमी आ रहा है 4.66%, तो -4.66%। अब अगला जो मॉडिफाइड हमारा ग्रोथ रेट बना वो कितना 11 माइनस ये हमारा बना 6.33%। तो बेटा अब जो हमारा R5 यानी कि नेक्स्ट ग्रोथ रेट क्या हो गया, ये मॉडिफाइड है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ग्रोथ रेट क्या हो गया बेटा,
मॉडिफाइड हो गया। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मॉडिफाइड ग्रोथ रेट टू कैलकुलेट नेक्स्ट डिकेड पॉपुलेशन। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट डिकेड का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ग्रोथ रेट। तो जो मॉडिफाइड हमारा ग्रोथ रेट रहा, उसको कैसे कैलकुलेट किया भाई, पिछले सालों में जितना डेटा हमारे पास है उतने पिछले सारे डिकेड्स में एवरेज कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ग्रोथ रेट में कितने की कमी आ रही है, एवरेज -4.66% की कमी आ रही है। तो आने वाला ग्रोथ रेट क्या रहेगा हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट जो नोन है, पिछला जो हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट ग्रोथ रेट है वो कितना है, 11%, जिसका हमें पता था, जो गिवन डेटा था। लेकिन नेक्स्ट ग्रोथ रेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना पहले था उसमें आगे एवरेज कितने कमी आई होगी, -4.66 की, तो बचा कितना, इतना। इससे आगे अगर मैं आप ही से पूछूं कि बेटा R6 कितना हो जाएगा, सब लोग बताएंगे R6 कितना हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 6.33% माइनस एवरेज कितने की कमी आ रही है, 4.66%। तो R6 हमारा अगला ग्रोथ रेट कितना बन जाएगा अगर हमें नेक्स्ट डिकेड में भी कैलकुलेशन करना हो तो। चलिए, तो -4.66 1.73%। तो हमारा नेक्स्ट मॉडिफाइड ग्रोथ रेट क्या हो गया। इस तरीके से जहां तक हमें जरूरत है वहां तक हम कैलकुलेट करते जाते हैं ग्रोथ रेट, और उसके ब्याह पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस मेथड में केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ रेट को मॉडिफाई करते हैं। किसके ब्याह पर करते हैं, कितने की एवरेज कमी आ रही है। तो परसेंटेज, एक एवरेज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली जिस भी डिकेड में हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। कैसे एग्जैक्टली करते हैं वो आपको एक न्यूमेरिकल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 4 नंबर ऑफ मेथड जो थे वो मैथमेटिकल मेथड थे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।